गुनाहों का देवता भाग्य सातर्म वे भारतीय साहित्य संग्रह 20 एक दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच आए थे। बाराती भी सब वहीं चले गए थे। खैराश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी करते कराते भी 9:15 बजे गए थे। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हुए थे। पीछे से नाइन सुधा के सिर पर पंखा रखी थी और वह जीरोशना हल रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने ज्यों ही पाव खाक की बिनती पाव से लिपटे आई और रोने लगी। सुधा जोर से बिलख बिलख कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठ खिड़की पर मुंह रख कर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। यह स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास में बर्थ सुरक्षित थी। बाकी लोग ड्योढ़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टिकपुर जरा बहू के पास आप रहिए, मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा लाकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो बिनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। यह मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगो। हम जल्दी से आ जाएंगे। पम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रख कर बोले, ए बेटा, आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे। वहां घबराना मत। रानी ने सिटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना और भावुकता या बचपना मत करना, समझी। पापा ने आंख से रुमाल लगाई लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो जर। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डिब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। और पापा बिनती को गाँव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो। तुम अकेले पर आए और हमें जल्दी बुला लेना। एक गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए। चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर दिए पुर्जा बिनती को देना और देखो मेरा नतीजा निकले तो देना। ये गाली चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। तर सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिकर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई। तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर में दर्द हो रहा था। वह ऐसे घर पर पहुंचा उसे मालूम नहीं। द्वितीय खंड 22 चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं आया। शादी के दिनों में उसे एक इंशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता रहा। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी अंशों में कसकुटी की उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था। बस पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता। चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था जिसमें से विचार, अनुभूति के स्पंदन और रस के विहीन कहीं दूर गुड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधाग, बिनती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च थीसिस, सभी कुछ ये सब चीजें कभी कभी उसके मन में ना जाती। लेकिन चंदर को ऐसा लगता कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीजें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृति पटल से मिट चुकी है। कि एक कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी,
कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन 4 दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बन गई थी। उजाला पाख्त था। पहले वह लुब्धक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दूधिया रोशनी सफेद फूल की तरह छा जाती और वह मन में के हुए स्वर जैसे चांदनी को उड़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे सो जा। छठे दिन उसका मल को छठिक हुआ। स्काउट जो एक केचुल की तरह उस पर छाई हुई थी धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसक रहा है। यह दर्द क्यों है ऐसा है, यह उसके कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक झीली दहिले झलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। वे लगता था कि जो के किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा नहाया और बिनती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र तक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर को 2 फिर ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो, अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलटक पलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता खर जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, कर सुना है पर कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं, जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। तो जाओ, सुधा का खत आया है बिनती के पास। रेबुआ जी हैं? चंदर ने पूछा। अरे नहीं, आज ही सुबह तो गई। हम लोग कितना रोकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। बिनती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरो और इतना भयानक लगता होगा जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। ए बिनती, चंदर ने पुकारा। बिनती चौके में थी, वह निकल आई। बिनती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूख गई थी और होठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतार कर नीचे रख दी और बिखरी हुई ईंटें सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे से खींचकर एक चौकी सान में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। देहरे घर कितना सूना लग रहा है बिनती, तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंदर ने कहा। बिंदी की आंखों में आंसू छल छलाए। ए बिनती, रे रोती क्यों हो? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों, तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने बिनती के कंधे पर हाथ रख कर कहा। बिनती ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातल स्वर में कहा, अब देवता हो सकते हैं, लेकिन खरे तो देवता नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे, बराबर पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़ कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं है। नहीं बिनती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने उन्हें? रोक लेती, चंदर ने कहा। अरे वह थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी और महिलाजिन से बोली थे, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी भाई का ब्याह हो गया तो माले जल के दिल रात आंसू भाग बहाकर अमंगल बनाती है। जब बखत आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी ही किसी के साथ निकाल दूं? ये बिनती ने एक गहरी सांस लेकर कहा। आप समझ नहीं सकते कि जिंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाए। अभी तक दीदी सिर्फ सहारा रह दिए रहती थी, हिम्मत बंधाए रहती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। ऐसी बातें नहीं करते बिनती,
महीने भर में सुधा आ जाएगी और मां की बातों का क्या बुरा मानना। एक आप लड़की होते तो समझते चंदर बाबू, एक बिनती बोली और जाकर एक तसरी में नाश्ता ले आई। गलोब दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। है नहीं बिनती, तुम गलत समझ ही हो। जाने क्यों एक अजीब और सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत की हुई तो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आया। बिनती, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे। चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। रैत भी ने उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप यह गए वह गए और आंख से ओझले। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंदर बाबू बदल है। बिनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मर भरवाया तथा गले में आंसू अटक अहेत थे। लेकिन राजनी की जिंदगी भी कैसी अजब होती है। वह रो भी नहीं सकता था, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखित था और सुधा की कथाती होने के नाते बिनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। बिनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पिया और बिनती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। ये बिनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिनती को खिला दिया। बिनती चुपचाप खाती रही और रही रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महराजिन आई। बिनती ने चौके के काम समझा दिए और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चलें। चंदर ने चारों ओर देखा। घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं भी वह जा सकता था, लेकिन बिनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। बिनती को भी होगा कितनी ही समीप क्यों न हो, बिनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। यह नहीं, यही ठीक है। चंदर बोला। बिनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यहीं थी, इस घर की प्राणगति। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया और बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंदर बाबू, या क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी। लेकिन खैरे, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होंगे। एक अकेले मैन ही खाटे जैसी खटकर ही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें कोई परेशान करता होगा, तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम एक महीने में 12-30 इसलिए लिख डालोगे। जहां दिन में 24 घंटे तुम आंख के सामने रहते थे, वहां अब तुम्हारे बारे में ये शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफे तबीयत आती है कि जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे तो तुम्हारे मित्र से तुम्हारे बारे में बातें करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। मांझी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मनवाए। देखो पापा का ध्यान रखना। और बिनती को जैसे मैं छोड़ गई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से बिनती को वापस लूंगी, समझे। यदि करना कि मैं रहूं तो मेरे बजाय बिनती को रुला रुला कर कुड़ार कुड़ा कर मार डालो, जैसी तुम्हारी आदत है। चाय ज्यादा मत पीना। खता का जवाब फौरन ये तुम्हारी सुधा। चंदर ने एक चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी और 12 बार पढ़ता गया। अर के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लिख रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्था, कुछ उनमें अर्थ तथा जो शब्द से भी ज्यादा गंभीर तथा। युगों पहले व्याकरणों ने उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलर से जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुदा सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता आया और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर वशक जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लोह पत्र को चीरकर अंदर बिंद है और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंदर को नहीं मालूम हुआ जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा।
लेकिन उसने बिन्ती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिन्ती को दे दिया। बिन्ती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराज जी ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे अबहिन आंगन धोवा जाएग, आप जाए के ऊपर खाए लेव। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिन्ती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। यह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी, अपने नए सुहाग में लिपटी हुई सी। यही पर सुधा के आंसू गिरे थे। दर बिन्ती खाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की। बिन्ती चंदर ने भले हुए स्वर में कहा, अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा कहेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन सहारा है? खाइए। और बिन्ती ने अपने हाथ से एक और बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। बिन्ती चुपचाप बैठी, पंखा जल रही थी। यह क्या सोच रहे हैं आप? बिन्ती ने पूछा। यह कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। जेले नहीं बताइएगा, बिन्ती ने बड़े कातर स्वर से कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिन्ती अब तुम इतना ध्यान न रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है यह वर खुद नहीं समझती। क्या कौन नहीं समझता? बिन्ती गहरी सांस लेकर बोली, दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते, सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि शाम कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं, पूरी लाने चली गई। 20 दिन और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफें देह नहीं रखते। और जब कोई ऐसा हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर अपने 100 आंसू बिखे दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे यह वही जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात मुनख के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था, तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलावा दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्कानें नहीं जरूरी नहीं होती हैं, शायद आंसू से मन जल्दी बह जाता है। बिन्ती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और बह जाता था। वह रोज शाम को आता और बिन्ती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिन्ती के माध्यम से सुधा में डूब कर चला आता था। चूंकि सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसलिए बिन्ती उसकी एक जरूरत बन गई थी। वह जब तक बिन्ती से सुधा की बात नहीं कर लेता था, तब तक जैसे वह बेचैन रहता था, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। वे जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे यह नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी जिंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसमें देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज्यादा आवश्यक थी उसकी जिंदगी के लिए। ये लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिन्ती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूर्य के डूब जाने पर चांद सूर्य की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह बिन्ती सुधा की या से चंदर के प्राणों पर उजियारी बिखेरती रही। चंदर बिन्ती को इस तरह अपनी सांसों की छांव में दुबकाया जैसे बिन्ती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिन्ती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी बिन्ती चंदर को हंसा नहीं पाई। चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं, सबका काटा हुआ जैसे लहरे रहता है, वैसे ही चंदर की इंसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रह कर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों 2-2, 3-3 दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था,
बिनती के पास भी नहीं जाता था, बिनती के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था। फिर ज्यों ही सुधा का कोई खत आता था, वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता था। बिनती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर की इन भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं आई थी। चांद कितनी कोशिश क्यों न करे, वहरा कोई दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुखद दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छांव में कुछ विश्राम कर फिर वह आंसुओं की एक कड़ी धूप में चल सके। ऐसी ही एक सुबह थी जबकि चंदर के उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूं हुई थी कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई थी जिसमें शैली ने भारती मलेज को संबोधित किया है। उसने अपना शैली कीट सा ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वही आंबर के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता तो भूल गया और उसे याद आ गई अम्म की फाक और सुधा की शरारत से भरी शोक आंखें। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारत प्राणों में उठ कर चंदर की अंसों को गुदगुदाने लगी और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा किया दूरी, यह अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुने ले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगम आते थे। और कुछ भी हो जाए, सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है, तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही से सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी गाया जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खियाने की बातें थीं जो वह हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने में भूल गया था। उसके बाद वह बिनती के यहाँ गया। बिनती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल लिटा कर रही थी। एले गिलहरी, तेरी दीदी का खत खिलाओ, मिठाई खिलाओ। हम काहे को खिलाएं, आप खिलाइए जो खिले पड़े हैं आज। बिनती बोली, गहम हम क्यों खिलाएंगे, यहाँ तो सुहाग का नाम सुनते ही तबीयत कुड़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप। बिनती ने मुंह चिल्लाकर कहा। राज बड़े खुश हैं। यहाँ बिनती एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया और कभी कभी उदासी भी थक जाती है और मुंह झुकाकर बैठ गया। या क्यों बे, क्या हुआ? बिनती ने चंदर की बाहों में सुई चुभुर दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। गाजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा विरजित हो जाता होगा श्रीमती। बिनती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिनती जाई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिले गए और उसने चंदर के कंधे से फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। देखिए क्या है ये, फिर हंसीएगा मत और चिल्लाइएगा नहीं। बिनती बोली, ये कुछ तेरे ब्याह की बात होगी। चंदर ने कहा, जय नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की। बिनती ने हंसकर कहा और जें पड़ी। अच्छा, गिलहरी को यह रोग कहा कब से? चंदर ने हंसकर पूछा। अपनी मानी की शक्ल देखी है, नर काट कर कुएं में फेंक देंगी तुझे। जगे अब क्या करे, कोई सिर पर प्रेम मढ़ी दे तो। बिनती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। थी बड़ी खुले स्वभाव की लड़की, आखिर कौन अभागा है वह, जरा नाम तो सुने। चंदर बोला, हमारे महाकवि मास्टर साहब। बिनती ने हंसकर कहा, अच्छा, यह कब से तूने पहले तो कभी बताया नहीं। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दें, फिर कहा वहां जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़े तो सोचा तुम्हें बता दें कि हुआ क्या आखिर। चंदर ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे तब सेक्रेटारी समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंद गुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले,
काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे, मन में आया कह दूं कि मैं तो देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना विश्व सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं, दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो है ही या परवाह, तो कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उन दिमाग में चढ़ गया। बिनती बड़े सहज स्वभाव से बोली, लेकिन इधर क्या हुआ? चंद्र ने पूछा। गैर अभी खरदायक एक हाथ में उनके एक मोटी सी कॉपी थी। दे गए तो देखा, वह उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा है कि बिनती। अभी आते होंगे। क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, वह पता नहीं कब आएंगी। अच्छा लाओ वह संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा। और बिसरिया से कह देना वह चंदर के हाथ पड़ गया। फिर कल सुबह तुम्हें मजा दिखलाएंगे। लेकिन हाँ, यह पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसों, वह चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हान, मुसलमान भी हो तो बहनाक के संज्ञा से प्यार लगाकर कौन वारत पाले, ये बिनती ने जीतते हुए कहा। 20/4 दूसरे दिन सुबह पहुंचा दो। बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिनती ने बता दिया कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर का क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष उतारने के लिए फौरन बोला, रखो हमारा संग्रह देखा है? कि हाँ देखा है, जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने सी लगी। वह कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, एक ऐसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे। दोनों में बातें होती रहीं। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है कि यदि वह आ जाए तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिनती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौरार बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीर उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र साल निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थीं। वह भी चंदर को देवता ही मानती थी। बिनती पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिनती को छोड़कर वे निश्चिंत थीं। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बातें कर ही रहे थे कि बिनती ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिनती बोली, हमसे बहुत नाराज हैं, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। कह तुम जाओ बिनती। बिनती चली जाई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसरिया साहब आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, यह बिनती नाम के क्या माने हैं? बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाई कैप पहनता था। टाई ठीक करो खूंखार कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलत फहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है, खास तो मैं उसमें बिनती प्रार्थना शब्द बड़ा मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं बिनती से मिला। मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी बिनती राम का है। फिर मैंने उन्हें खिलाकर दिखला दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, है बिसरिया बहुत चाला, लेकिन एक खैर मैं हार नहीं मान सकता
और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो यह संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। और बिनती के लिए आपके मन में कहीं कोई आकर्षण नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। शिव, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। दिल में भी ऐसा आदमी हूं, माफ करना बिसरियाए, मैंने व्यर्थ में रुशक किया। बिसरिया यह नहीं जानता था कि यह दाव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंद्र ने एक गहरी सांस ली। क्या बात है चंद्र बाबू? जी, बिसरिया ने पूछा। जो कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। लग क्यों गई? या क्यों क्या? अगर बिनती जैसी लड़की के साथ अरख भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभिसिंचित न कर सके तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है, यह मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो हूँ नहीं, मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता। और मुझे तो बहुत खुशी होती यह जानकर कि तुमने ये कविताएं बिनती पर लिखी हैं, उसकी प्रेरणा से लिखी हैं। यह मत समझना कि मुझे इससे जरा भी बुरा लगता। यह तो कला का सत्य है। पाश्चात्य देशों में तो लोग हर तक भी को प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं, या डरते हैं, या हम में इतना नैतिक साहस नहीं है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया बिनती को और हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा था कि बिनती तुम्हारी प्रेरणा बिंद थी। और चंदर चुपचाप गंभीरता से बिसरिया के संग्रह के एक पृष्ठ उलटने लगा। बिसरिया के मन में कितनी उथलन पुथल मची हुई थी। चंदर का मन इतना विशाल है, यह उसे कभी नहीं मालूम था। यहाँ तो कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं। और जब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो बिसरिया क्यों छिपाए? एक पूर्व मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दाते की बियत्रिस हीट्स की फैनी और सुल की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो बिनती में। इतना इतना डूब या मैं बिनती में की गई कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था तो मैंने सोचा कि इसका नाम ही क्यों ए बिनती रखूं। चंदर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी खड़ी हुई बिनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो कि बिनती, बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया, मसल डॉक्टर साहब को, तो वे जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व ही नहीं मालूम। उस हालत में अगर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई तो हमको बोल पाएंगे बिनती? डॉक्टर साहब, पुलिस को सौंप दें, यह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम बिनती ही नाम रखोगे। बड़ा नया नाम है, लेकिन यह समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। विजरिया की समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? एक बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो आगे तुम्हारी उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोचा समझ कर, मैं तो इस पक्ष में हूँ। तो भावना को कोई नहीं समझता इस दुनिया में, और कोई नहीं समझता हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है कि ये गहरी सांस लेकर बिसरिया बोला, लेकिन खैरे अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं क्या नाम रखूं इसका? चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है, कैसा रहे अगर तुम इसका नाम गडेरिया रखो। यह क्या? बिसरिया ताज्जुब से बोला, हाँ हाँ वो गडेरिया, मेरा मतलब है गन्ने की गडेरिया। दरवाजे के पीछे बिनती से राहरिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ रही चंद भी अट्टहास कर पड़ा। बिसरिया क्षण भर आंख फाड़े दोनों की ओर देखता रहा। उसके बाद वह जो ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया।
सेठ उठा के बोला, अच्छा आप लोग मजाक बना रहे थे मेरा, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। मिस्टर कपूर, आप अपने को क्या समझते हैं? वह चल दिया। अरे सुनो बिसरिया, चंदर ने पुकारा। वह हंसी नहीं रोक पा रहा था। बिसरिया मुड़ कर बोला, क्या कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता? मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसने विनती से कहा। ये तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा। चंदर बोला। बिनती फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। रे बेचारे कवि कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते। चंदर ने कहा और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही।